हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक इसका ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने वहां पे अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वहां पर भी नवंबर मंथ चल रहा है। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो यहाँ पे आई आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक में डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो मैं दोनों जगह में डाल दिया हूँ। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक ही जगह में मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर जयकवादी डैम इज लोकेटेड। तो जयकवादी डैम से रिलेटेड हमें पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये गोदावरी रिवर में है, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक है, तो इस डैम से रिलेटेड मेनली इसको बनाया गया था कि कैसे करके फ्लड का सिचुएशन जो आपको औरंगाबाद एरिया में ना, वहाँ पे कैसे डील किया जा सके, उसके लिए इस डैम को बनाया गया था। इसके अलावा ये जो एक और बात बोल रहा है कि मराठावाड़ रीजन में जो ड्रॉट से रिलेटेड सिचुएशन आ जाती है बीच बीच में, तो उससे रिलेटेड भी ये फाइट करने के लिए ये डैम का बनेगा। मतलब दो पर्पस के लिए ये बनाया गया था। बट अभी हम इस डैम से रिलेटेड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में बहुत सारे जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो कभी डैम बनाने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, कोई भी डैम बनाया जाए ना, तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपको, जैसे अर्थक्वेक से लेकर हुआ, या पानी का कितना मीटर है, कितना अप डाउन हो रहा है, तो बहुत सारे डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। तो अचानक ये सारे डिवाइस जैसे सीज्मोमीटर, पीजोमीटर, स्लोप मीटर, ये सारा अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे इस सिचुएशन में। इसलिए न्यूज में ज्यादा बन गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डैम का, इस आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आप आज का हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वो है आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये फिर से वेस्टर्न साइड से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। तो ये हुआ क्या कि ये आपको वेस्टर्न साइड स्पेशली कुछ स्टेट से रिलेटेड हमको जानना है, तो ये स्टेट से न्यूज में हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, DFCCIL, उन्होंने ओपन किया 300 किलोमीटर सेक्शन, जो कि रेवाड़ी हरियाणा से लेके मदर जो कि राजस्थान में है, वहां के बीच में एक कमर्शियल ट्रायल यहाँ पे रन करने का सोचा गया। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था, क्योंकि ये लगभग 1500 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसका 300 किलोमीटर ना एज अ पायलट बेस आप समझ सकते हैं कि अभी खोल के चेक किया जा रहा है कि सही तरीके से, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ लूप होल्स तो नहीं है। तो ये चेक किया जा रहा है हरियाणा और राजस्थान के बीच में, मतलब रेवरी और आपको जो मदर एरिया है ना, ये दोनों के बीच में ये चलाया जाएगा, लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो आखिर ये DFC है क्या? तो DFC एक ब्रॉड गज कॉरिडोर है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 1504 किलोमीटर का ये ट्रेन का लाइन यहाँ बिछाया जा रहा है। ब्रॉड गज मतलब हो गया वही ट्रेन का। ठीक है, एक मीटर गज होता है और तीन टोटल होते हैं। तो एक हो गया मीटर गज, और एक हो गया ब्रॉड गज, और एक हो गया नैरो गज। ठीक है, तो ये तीन में ब्रॉड गज जो होता है, जो अक्सर अभी फिलहाल हम लोग उस ट्रेन में, जैसे हमारा हम जो आजकल के ट्रेन में चलते हैं ना, जो नॉर्मल, वो हो गया ब्रॉड गज। बट जो मीटर गज और आपको नैरो गज हो गया, उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि किस तरह का ट्रेन है। आपने कभी अपने पास में उसमें ट्रैवल किया है कि नहीं किया, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे एक बार फोटो तो आपको याद आ जाएगा कि मे भी हो सकता है, जैसे कोई अगर हमारे फ्रेंड दार्जिलिंग गए होंगे या किसी हिल स्टेशन में, तो वहाँ पे किस टाइप का ट्रेन होता है, तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, कर लेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बैठे रहेगा। तो ये 1504 किलोमीटर का जो बनाया जा रहा है, ये टोटल दादरी एरिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, वहां तक का ये ब्रॉडगेज बनाया जा रहा है। स्पेशली आपको इसी जगह, मतलब फ्राइट कॉरिडोर से रिलेटेड ध्यान देते हुए बनाया जा रहा है। फ्राइट कॉरिडोर मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से जो भी आपको गुड्स या कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा ना, वो एकदम बहुत ही फास्टेस्ट रूट होगा। आपको समझ लीजिए ये यूपी का एक कोना से लेके आप डायरेक्टली एक मुंबई का जो ये जवाहरलाल पोर्ट है, वहां तक इतना आसानी से 1500 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, तो और ये जो प्रोजेक्ट है इसका 2006 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, इस बॉडी से रिलेटेड बनाने का, कि आप ये DFC से रिलेटेड आप स्टार्ट करें काम। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग $4 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि सॉफ्ट लोन के तहत ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इनके द्वारा किया जाया है। ठीक है, और किसके अंदर? तो स्पेशल टर्म्स फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टेप के अंदर, जो कि जापान का एक पार्ट है, जापान और इंडिया का एक बायलैटरल, एक बोल सकते हैं कि एक रिलेशन का एक भाग है, तो उसके तहत ही ये चीज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जापान हमें बुलेट ट्रेन से रिलेटेड भी सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे चीज में जापान के द्वारा ही मदद किया जा रहा है।
तो चलिए देखते हैं ये सब, और भी ये सब चीज़ जो आपको डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, और इससे रिलेटेड कुछ कुछ बात जानते हैं कि ये रूट जो फॉलो किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट सिटी होगा, जैसे वडोदरा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है, पालनपुर, फुलेरा, रेवरी, ये सब चीज़ को ये सब पासेस को ये क्रॉस करेगा। इसके अलावा ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, मतलब यूपी से स्टार्ट होगा और एकदम ये यहाँ से महाराष्ट्र में जाके एंड करने वाला है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो भी आपको ट्रेड से रिलेटेड एरिया ना, इसको ये कवर करेगा, ये डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ठीक है। और ये जो DFCCIL है ना, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कॉर्पोरेशन है, और ये जो रजिस्टर्ड किया गया है, ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये हो गया कुछ कुछ बेसिक बातें जो इससे रिलेटेड जानना जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। एक्चुअली सुबह और शाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी क्वेश्चंस वाले सीरीज चलाते चलाते कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह वाले में भी क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते हैं, या शाम वाले में भी अगला टॉपिक टॉपिक कर देते हैं। तो हो सकता है ये सब ह्यूमन एरर का एक नॉर्मल बात है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपको न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस साल तो ये आएगा ही, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिछले साल से ही बना हुआ है, पिछले 1-2 साल से बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल ही ये इसको लेके मंजूरी हो गई थी, और ये बहुत अच्छे से हमने घोषित भी कर दिया था कि हम ये बनाने वाले हैं। बट हाल ही में क्या हुआ कि इतने सारे प्रोटेस्ट और इतने सारे जो एनजीटी के द्वारा इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी लगाने के बाद भी ये सब कुछ पास कर लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये, और उन्होंने वापस से रीइटरेट कर दिया है कि हम ये जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, इनको हम वापस से स्टेबलाइज करेंगे। वो भी कौन से जगह में, थेनी जो कि डिस्ट्रिक्ट है, जो पहले भी इसी जगह में बनाने का बात था, अभी भी यहाँ पर इसी जगह में बनाने जा रहा है, जो कि तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाया जा रहा था, तो हाल ही में क्या हुआ था, जो वहाँ के लोकल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा अपोज किए थे, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा तो क्यों अपोज किए थे, किस लिए हुआ था, क्या रीजन है, क्या डर इसमें देख के उन्होंने अपोज किया था, ये सब थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है ही, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, तो ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट जो कि जिसको एम बेसिकली किया गया है कि वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कैसे बनाया जा सके, एक वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, ठीक है। उसमें लगभग 1200 मीटर अंदर बनाया जा रहा है, मतलब ये एक माउंटेन अगर है आपको, तो ये 1200 मीटर का माउंटेन है, तो यहाँ पे लगभग बनाया जा रहा है। मैं आपको इमेज के दिखा के और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप ये देख लीजिए, 1200 मीटर लगभग ये माउंटेन का हाइट होगा, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इसमें ये बेस जो होगा, ये लैबोरेटरी स्पेशली बेस्ड होगा हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च, जो कि इंडिया में किया जाने वाला है। तो ये सब चीज पे ये लैबोरेटरी बेस्ड होगा, जिसका इनिशियल गोल होगा कि कैसे न्यूट्रिनो के ऊपर और भी अच्छा स्टडी किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्री है, वो अभी न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ना, न्यूट्रिनो के बारे में बहुत रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे पढ़ाई चल रहे हैं। तो कौन कितना बेहतर रिजल्ट लेके आएगा, जो यहाँ पे लेके आएगा, जो भी इससे रिलेटेड न्यूट्रिनो से रिलेटेड लेके आएगा ना, उसको पूरा वर्ल्ड में पूजा, मतलब एक तरह से वर्ल्ड में वैल्यू बढ़ जाएगा इस साइंस एंड टेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में। तो इसीलिए हम भी क्यों पीछे हटेंगे, तो हम भी इस तरह का चीज स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही उतना ये प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं और भी कुछ इससे रिलेटेड जानते हैं। तो ये एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है, जो कि ज्वाइंटली फंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी भी इसमें शामिल है, इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरी अच्छी तरह से करने का प्लान कर चुके हैं, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये 2020 में ही स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें इंक्लूड किया गया है लगभग, मतलब ये जो एरिया है ना, पोट्टीपुरम, जो कि बोडी वेस्ट हिल्स है, ठीक है। ये बोडी वेस्ट हिल्स आपको थेनी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और ये जो हिल है ना, ये लगभग ये जो आपको, जैसे आप ये बॉर्डर देख रहे हैं ना तमिलनाडु का, तो ये एकदम तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर है उसी में ही मिलेगा। बगल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके बाद अलावा आपको अगस्त्यमय हिल्स भी है। तो ये सब भी बहुत सारे वेस्टर्न घाट के एकदम हॉटस्पॉट एरिया है, तो उसी में यहाँ पे ये न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसी को लेके ये जो इतना बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है ना, मतलब इतना डाइवर्स एरिया है, जिसके वजह से ये इतना सारा इशू हो रहा है, वहाँ के लोकल्स बहुत ही फिक्र जता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इसमें एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर भी वहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे न्यूट्रिनो का स्टडी अच्छी तरीके से किया जा सके, ठीक है। कैलोरीमीटर हो गया आपको एक तरह से कितना भी आप जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी होता है ना, उम्मीद करता हूँ ये फिजिकल जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। तो ये आयरन कैलोरीमीटर हो रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जब पूछा जाए तो आयरन का जगह में कोई और दे दे, कोई और मेटल बॉडी का नाम दे दे, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए ये सब थोड़ा बेसिक बेसिक चीज जो होता है ना, ये कीवर्ड हो जाता है आपको। ये आपको न्यूट्रिनो से रिलेटेड कुछ फिजिकल साइंस या रॉकेट साइंस से रिलेटेड इसके अंदर का कुछ नहीं पूछेगा, यही कुछ बेसिक बेसिक चीज जो होता है ना, ये सब पूछा जाएगा। देखिए इसका जो फाउंडेशन, ये जो बनाया जा रहा है ये लैब,
ये तो आपको थेनी डिस्ट्रिक्ट के ये बोधी हिल्स में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बोधी हिल्स है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, बट ये आपको हिल है तो इससे कुछ डिस्टेंस में आपको मदुराई सिटी है, ठीक है। तो ये मदुराई सिटी में क्या बनाया जा रहा है, एक नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, मतलब एक तरह का यूनिवर्सिटी जो न्यूट्रिनो और के बेसिस पे ही वहाँ पे वो एक तरह से आपका एकेडमिक एरिया हो गया और लैबोरेटरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ का यहाँ पे बनाया जा रहा है जहाँ पे R&D वगैरह किया जाएगा और ये बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज करते हुए ये आपको जो मदुरई में है नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स मदुरई में करके किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको और भी कुछ मैं हल्का फिर बताना चाहूंगा, जैसे ये आपको जो न्यूट्रिनोस है, न्यूट्रिनोस के बारे में अगर ये जानते हैं ना, तो ये ना फर्स्ट टाइम जो स्विस साइंटिस्ट है जो कि वोल्फंग पॉली, उनके द्वारा ये बनाया गया था, मतलब लाया गया था। फर्स्ट टाइम ये न्यूट्रिनो के बारे में प्रपोज किए थे, वो भी कब 1930 में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि लगभग ये सेकेंड मोस्ट वाइडली ऑकरिंग पार्टिकल है यूनिवर्स में। पहला कौन है, फोटोन, ठीक है। ऑकरिंग मतलब ज्यादातर पाया जाने वाला, ठीक है। तो ये फोटोन के बाद ये सेकेंड मोस्ट है जो कि न्यूट्रिनो है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये एकदम लाइट के जैसा ही है, लाइट के सब तरह ही चलते हैं, लाइट के साथ ही आपको ना विजिबल होंगे ना कुछ होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रॉन जो है ना इतना ज्यादा एबुंडेंट है, क्योंकि ये फोटोन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है, कि लगभग 100 ट्रिलियन जो कि आपके सामने से हर वक्त पास हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, जिस तरह से फोटोन पास होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिनो है ना, ये 3 डिफरेंट टाइप में आते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे जो और उसके ऊपर से क्या है कि ये इसका जो मास है ना बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके वजह से इसका जो मेन जो ऑर्डरिंग ऑफ द न्यूट्रिनो मास स्टेट्स है ना वो अच्छे से नोन नहीं है। और यही सब चीज का तो रिसर्च चल रहा है जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह चल रहा है। तो हम भी इस तरह का शुरुआत करने वाले हैं। अगर हम इसका शुरुआत कर मतलब हम इसके बारे में खोज कर लिए कि बाकी दूसरे कंट्री से पहले, तो हमारा बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे फ्यूचर में बहुत टाइम तक हमारा नाम लिया जाएगा कि हमने न्यूट्रिनो से रिलेटेड ऐसा किया। और हम जो ये स्टार्ट किए हैं काफी जगह में हमें अच्छा अप्रेजिंग भी मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आयन है इसका मेजर चैलेंज होगा कि कैसे ये पूरा जो भी प्रॉब्लम है ना इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, जो कि वर्ल्ड लेवल में अभी ये क्वेरी का बात है कि कैसे कैसे ये न्यूट्रिनो के बारे में अभी तक हमको डिटेल चीज पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे बोल रहा है कि ये न्यूट्रिनो का अंडरग्राउंड में ही क्यों बनाया जा रहा है। तो ये अंडरग्राउंड में जाने बताने से पहले मैं आपको कुछ न्यूट्रिनो का बेसिक चीज बताऊंगा कि एक न्यूट्रिनो क्या है। ये कि एक ऐसा चीज है जो कि आप कि वो किसी भी चीज के मतलब क्रॉस कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी रख दिए वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, पहला बात। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह फोटोन अगर दे दिया है तो यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर सकता है बॉडी को, बट न्यूट्रिनो है ना वो क्रॉस कर जाएगा बॉडी से। ये कहाँ से, किसी भी जो भी लाइट एमिटिंग है ना, जैसे स्टार, स्पेशली जो सन, सूरज से ना बहुत ज्यादा मात्रा में ये न्यूट्रिनो निकलते हैं। और ये इतना है कि इसका टेंडेंसी होता है कि किसी भी पार्टिकल को क्रॉस कर सके, ठीक है। तो यही सब ये बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा ना तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये अंडरग्राउंड में क्यों बना है, कैसे बन गया, ये एक्सप्लेन करते हुए और अच्छे से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है अंडरग्राउंड से रिलेटेड कि न्यूट्रिनोज आर नोटोरियस डिफिकल्ट, इसको वीक इंटरेक्शन विथ मैटर है। वीक इंटरेक्शन मतलब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं होता, ये उसको जस्ट क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको आइडेंटिफाई करना, इसके बारे में रिसर्च करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग फ्यूचर में यूज कर पाएंगे अगर हम इसके बारे में अच्छा से ज्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। इसके अलावा जो कॉस्मिक रेज होते हैं ना या जो रेडियो एक्टिविटी होते हैं ना, ये सब क्या होता है, इन लोग को एक चाहिए, ये लोग के लिए ये इतना ज्यादा आपको रेडिएशन मतलब ये क्रॉस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बॉडी रख दिए तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट ये जो है ना न्यूट्रिनो ये क्रॉस कर जाएगा उस बॉडी को। बट ये कॉस्मिक रे या रेडियो एक्टिविटी है ये सब तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड हम और इसके बारे में क्या जान सकते हैं जो कि फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा। क्या काम आएगा, किस तरह का काम आएगा, मैं आपको एक बार थोड़ा उसका डायग्राम दिखाने के बाद मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं इसके डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह का डायग्राम है, कि ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना यही है बोधी हिल्स, जिसका हाइट लगभग 1200 मीटर है। और ये 2 किलोमीटर अंदर गया है पहाड़ के, उसके बाद वहां पे ये बनाया जा रहा है। मतलब इन सेंस देखिए ये पहाड़ है ना, तो लगभग 2 किलोमीटर ये एरिया है, जिसके बाद यहाँ पे ये लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। और इसका जो हाइट है ये लगभग 1200 मीटर है, ठीक है। तो ये अंदर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए कॉस्मिक रेज या कोई भी आप अगर बाहर किसी आप अपने सरफेस पे अगर ये लैब बनाया जा रहा है ना, तो कुछ मात्रा में तो आपको कॉस्मिक रेज या रेडियो एक्टिविटी तो मिल ही जाएगा। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं है, मतलब वहां पे न्यूट्रिनो भी है, उसको डिफरेंशिएट करना होगा ना। क्योंकि न्यूट्रिनो क्या करेगा, वो तो कोई भी बॉडी उसको आसानी से वो
बाहर आस पार हो जाएगा। तो यानी अगर वो आर पार हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये आसानी से यहाँ पर आ जाएगा, पर ये कॉस्मिक रेज या ये चीज का आना यहाँ पे टफ है। इसके अलावा एक और बात बोल रहा है कि ये जो बोधि हिल्स है ना, क्यों ये तमिलनाडु या साउथ में ही यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट का ये माउंटेन को ही, इस एरिया को ही सेलेक्ट किया गया, नॉर्थन एरिया का किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर लिया से और ज्यादा अच्छा होता। वहाँ पे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, यहाँ पे बहुत वाइड डाइवर्सिटी ऑफ यहाँ पे स्पीसीज है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे इसलिए क्या है, क्योंकि ये जो है ना पहाड़, ये जो पत्थर जिस चीज से बना हुआ है, ये जो है ये एक ऐसे आपको मटेरियल से बना हुआ है, एक ऐसे चीज से बना हुआ है, पदार्थ से, जो कि आपको अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी इस तरह का एक, ये तो है तो एक साइंटिफिक लैब है ना जो कि R&D हो रहा है यहाँ पे, कल को जाके अगर कुछ रिएक्शन हो गया, जैसे अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में कुछ रिएक्शन हो गया, या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो उस तरह का कुछ अगर यहाँ पे ये, क्योंकि है न्यूट्रिनो से रिलेटेड, कुछ भी अगर उटपुटांग चीज होगी तो क्या होगा, अगर सरफेस पे रहेगा तो पूरा एरिया को वो खबर ये कर देगा, ठीक है। बट अगर ये अंदर हो रहा है, इतने 1200 मीटर हाइट है, इधर 2 किलोमीटर है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये पत्थर जो है ना, ये जो पहाड़ है, इसका जिस चीज से बना हुआ है ना, ये वो इस पहाड़ का प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये बाहर नहीं आने देगा, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इसके अंदर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जिससे कि बाहर किसी, अगर कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो ये बाहर किसी आसपास के लोगों को ये उतना अफेक्ट ना करे। बट यहाँ के जो लोकल पीपल है वो ये समझ रहे हैं कि अगर कल को कुछ हुआ और ये अगर किसी हालत में अगर बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ के बहुत सारे जो एरिया है ना, डाइवर्स एरिया, ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है पूरा इस एरिया, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डैम है जिसका पानी वो यहाँ के बहुत सारे लोगों को यूज करते हैं। तो ये सब ऐसा ना हो कि पानी को अफेक्ट कर दे, पानी को पूरा तरह से पॉल्यूटेड कर दे। तो ये सब चीज की वजह से कंसर्न दिखाते हुए यहाँ के जो लोकल है इस प्रोजेक्ट को नहीं लाना चाह रहे थे, पर गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये जो पहाड़ है ये इसके लिए बहुत ही सूटेबल है, कि इसको यहाँ पे अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा पाया जाएगा। तो ये सब चीज यहाँ पे इशू चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपको तमिलनाडु स्टेट, और यहाँ पे ये थेनी डिस्ट्रिक्ट है, आपको इस जगह में मदुराई मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये आसपास में पड़ता है, तो ये मदुराई से इजीली वो वहाँ पे वो अपना एक तरह का एकेडमिक सेक्शन यहाँ चल रहा है, और यहाँ पे लेबोरेटरी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है टॉपिक आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से रिलेटेड अब जानेंगे, ये हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको मेडिसिन से रिलेटेड कुछ बात हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए बन गया क्योंकि एक स्टडी फाइंड किया गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, PHFI के द्वारा। और किससे रिलेटेड, तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट से रिलेटेड, कि किस तरह मतलब इंडिया में ये चल रहा है एंटीबायोटिक का लेन देन, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये पाया गया कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप यूजर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंडिया एक सबसे ज्यादा मतलब टॉप यूजर्स है एंटीबायोटिक का यूज करने में। और जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है ना, कि हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट इस तरह से कर रहे हैं, लगभग 412 पर 1000 पर्सन पर ईयर इस तरह का चीज ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हाईएस्ट रेट वाज सीन अमंग चिल्ड्रन 0 से 4 ईयर्स के, जो 4 साल तक के बच्चे लोग हैं ना, उनमें ये ज्यादा देखा गया कि एंटीबायोटिक उनको ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोएस्ट देखा गया वो 10 से 19 साल के बच्चों के लिए, कि वो लोग एंटीबायोटिक उनमें नहीं दिया गया। मतलब एक कुछ हल्का फुल्का डेटा है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का डोजेज मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो पर कैपिटा एंटीबायोटिक कंजप्शन है ना, वो भी इंक्रीज पाया गया, मतलब 22% इंक्रीज हो गया है 2012 से 16 के बीच में। तो इसलिए और भी ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि 5 साल में कैसे इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है ना, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, तो ये एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्टॉप एन एंटी माइक्रोबियल फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट, ठीक है। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक पैदा कर देता है, कि अगर आपके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको कोई XYZ प्रॉब्लम चल रहा है, अब क्या होगा कि आप अगर सही टाइम में, मतलब उसको चाहिए ये दवा, ठीक है, ये टाइम इतना अमाउंट ऑफ दवा चाहिए उसको, तब जाके वो बैक्टीरिया मरेगा। बट आपने इसको पार्ट पार्ट में तो लिया, और 2 दिन के बाद इसको खाया नहीं, तो आपने 2 पार्ट लिया और बाकी तो लिया नहीं, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, अधमरा होगा, और फिर से थोड़े दिन बाद जाके जिंदा हो जाएगा। उसके बाद जब आप मेडिसिन दोगे ना, तो उस मेडिसिन से नहीं होगा, उसको और ज्यादा मेडिसिन चाहिए होगा, तब जाके उससे मार पाएंगे। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि ये एक अपना एक तरह का रेसिस्टेंस बना ले रहा है, जो भी आप नॉर्मल मेडिसिन को उसको दे रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एक तरह का वो क्रिएट कर ले रहा है, क्योंकि जो भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो उसको धीरे धीरे करके उनको उसका आदत हो जाता है, वो एक तरह से ड्रगिस्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको
इसमें यही बताया जा रहा है कि कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कैसे करके पेशेंट जो है ना वो पूरी तरह से फिनिश नहीं करते अपना डोजेस का कोटा। उसके अलावा जो कैटल होते हैं उनमें भी इस तरह ऐसे ऐसे मेडिसिन दे देते हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को और बढ़ावा देता है। इसके अलावा भी ये और कुछ कुछ है जो कि आप बहुत ही डे टू डे लाइफ में आप देख रहे होंगे कि ये सारे गलती आप कर रहे हैं जो कि आपके बॉडी में एक रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान देते हुए यहाँ पे बोला जा रहा है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है आपको टोरिफिकेशन टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। ठीक है, ये टोरिफिकेशन से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे तो है क्या ये आखिर। तो ये इंडिया ने में हाल ही में क्या किया, स्वीडिश जो टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है ना उसको स्टबल बर्निंग से रिलेटेड ये यूज किया है। एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर लूँ इसे। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड ये यूज किया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि किस तरह का, मतलब वो भी स्वीडन से हम लोग, क्योंकि बहुत दिनों से हम ये इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड जूझ रहे थे जो कि आपको नॉर्थन साइड में इतना ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रहे थे कि वो इनडायरेक्टली जो भी दिल्ली के साइड के एरिया है इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाते थे कि विंटर साइड में वहां पे पोल्यूशन का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता था। तो ये सबसे रिलेटेड फाइट करने के लिए हमने स्वीडिश कुछ टेक्नोलॉजी को लिया है जो जिसका नाम है टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करेगा। टोरिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी भी चीज को हिट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो भी उसको धीरे धीरे ड्राई कर देने और उसके बाद फिर उसको एज अ जो आपको प्रोडक्ट चाहिए बाई प्रोडक्ट वो अच्छे वे में आप यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको, जब थोड़ा इसको जब ये डायग्राम तक हम पहुंचेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो टोरिफिकेशन क्या है, ये एक थर्मल प्रोसेस है जैसा बोला कि टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड सॉलिड बायोफ्यूल्स फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ वुडी बायोमास और एग्रो रेसिड्यूज। मतलब एग्रो जो भी आप खेत वगैरह जो होता है ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जला देते हैं ताकि उसके लिए ही फायदा हो, मतलब खेतों के लिए ही एक तरह से आपको जो खाद होता है उसका काम कर सके, फर्टिलाइजर का काम कर सके। और उनको बाहर कहाँ लेके जाएंगे, और उनको काटने में तो और ज्यादा उनको अगर यदि काटने के लिए मशीन चाहिए बहुत सारे और उनको खर्च पड़ जाएंगे। बट अगर यदि ये इस तरह का टेक्निक यूज करें ना कि जैसे बोले इट इज अ थर्मल प्रोसेस, मतलब ये अगर आपको बायोमास या किसी तरह का आपको बायोफिल बनाने का काम आएगा तो क्या करेंगे, तो वो इस तरह का जो भी है उनको काटेंगे और वो सारे जो चीज है उनको वो गवर्नमेंट को सेल करेंगे। और फिर गवर्नमेंट क्या करेंगे, वो उनको लिए उनको पैसा भी दे देंगे और फिर उन जो जो भी खाद आ रहे हैं जो भी वो काट के दे रहे हैं ना उनको ये क्या करेंगे, उनको बायोफिल बनाएंगे गवर्नमेंट। ठीक है, किस टेक्निक से, तो ये टोरिफिकेशन टेक्निक से। तो टोरिफिकेशन टेक्निक से अगर यदि हम किसी चीज का यूज करके बायोफिल बना सक रहे हैं तो क्या होगा, हम तो सरकार चाहेंगे कि वो खरीदना, प्राइवेट बॉडी भी यहाँ पर आ सकते हैं कि हम ये जितना भी खाद है या जो भी चीज वो जिसको वो जला रहे हैं वो चीज को हम वहां से उनसे वो फार्मर से खरीद लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एज अ बायोफिल बनाने में यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसके बदले हम लोग उनको पैसे भी दे दिए ताकि वो आसानी से उन पैसों के वजह से ही वो काटने के लिए हो, ना कि वो जलाने के लिए मजबूर हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज करके ये टोरिफिकेशन यूज करके हम स्टबल बर्निंग को रिड्यूस कर सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी आया गया है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो भी बायोमास टोरिफिकेशन है ये इन्वॉल्व करता है लगभग बहुत ज्यादा हीट करना बायोमासेस को, लगभग 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में। उसके अलावा वो भी लो ऑक्सीजन कंपेयर, मतलब एटमोस्फेयर में लो ऑक्सीजन होना चाहिए और उसके उसके प्रेजेंट में वो 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में ये इस तरह का टोरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बायोमास है जब हिट किया जाता है ना तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, मॉइस्चर इवापोरेट हो जाते हैं। अब हिट कर रहे हैं कोई चीज को, क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे अगर यदि पानी है तो आप जैसे जैसे हिट आएगा तो यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे वो हिट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी तरह से एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद फिर इस प्रोसेस के दौरान जो हेमीसेल्यूलोज होता है ना, जो मोनोसैकेराइड जो होता है, तो ये सारे क्या होता है वो पूरी तरह से इन द बायोमास डिकम्पोजेस, जो वो पूरी तरह से डिकम्पोज होता है। उसके बाद जो कि वो ट्रांसफर हो जाता है बायोमास में फ्रॉम अ फिब्रस लो क्वालिटी फ्यूल से वो एक तरह से बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, एक्सेलेंट फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका निकल जाता है। जब उसको आप पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं, उसको हीट देके इस तरह का, जलाना नहीं, जलाना एक अलग बात हो गया, वो पूरी आप यहाँ पे कुछ रखे हैं और उसके बाद पूरा ये 250 और 300 डिग्री टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह से इवेपोरेट होकर ड्राई हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो भी उसका हेमीसेल्यूलोज है ना उसको इस तरह से डिकम्पोज होगा कि एज अ आपको वो जो फाइब्रस प्रोडक्ट है ना, फाइब्रस लो क्वालिटी फ्यूल है, वो एकदम एक्सेलेंट फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक के लिए दिखने लगेगा। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, जैसे मैंने बोला था कि ये जो भी है आपको अनट्रीटेड बायोमास है वो ड्राइंग किया पहले, उसके बाद टोरिफिकेशन किया गया, फिर कॉम्पैक्टिंग किया। यहाँ पे कुछ अगर बच जाता है ये टोरिफिकेशन के दौरान तो वापस उनको ड्राई किया जाएगा, फिर टोरिफिकेशन लाया जाएगा, उसके बाद कॉम्पैक्टिंग करके उसको फिर बायोमास के तौर पे लाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही अच्छा यूज है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि इसका और भी अच्छे से अच्छे चीज देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है
एंड नेविक। ठीक है, नेविक से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ अच्छे अच्छे चीज पढ़े हैं। चलिए देखते हैं आज क्या हमें मिल रहा है। तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ना कि हमने इसरो वाले सेक्शन में लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको पता है नेविक, आपको अब इतना बार इसे इसके बारे में पढ़ लिए तो आपको तो पता है इसरो से रिलेटेड ही है, और कोई इसे नहीं निकाला, ये हमारा खुद का ये आपको नेविगेशन सैटेलाइट है। बट ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले में लिखे क्यों? क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने ये हमें ये जो नेविक है इसको डेजिग्नेट किया एज अ अलाइड नेशनल नेविगेशनल सैटेलाइट। जैसे कि उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है और जापान का QZSS है, इसको भी क्या किया था यूएस ने एज अ अलाइड नेविगेशन सैटेलाइट घोषित किया था। तो नेविक को भी अब अलाइड घोषित कर रहे हैं। अलाइड मतलब एक फ्रेंडली, उनके साथ मिलकर अब कुछ काम किया जा सके इस तरह का। ये इन्होंने ये यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ हमें भी किया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा तो दे सकता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का, रशिया ने ऐसा किया। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशन में लिखा हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से याद रख सके कि यूनाइटेड स्टेट्स इनमें इसमें इन्वॉल्व है, ना कि रशिया या कोई और कंट्री। ठीक है, तो ये नेविक है क्या? तो नेविक एक इंडियन कॉन्स्टलेशन है जो कि इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सॉरी जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि डिजाइन किया गया है कि किस तरह से पोजीशन इंफॉर्मेशन, मतलब लगभग इंडियन रीजन को तो देगा देगा, इंडियन रीजन के अलावा मतलब ये जो एरिया है ना, इसके अलावा 1500 किलोमीटर पूरा एरिया जो है इसको भी ये पूरी अच्छे तरह से ये देगा नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा अपना है। ठीक है, ये जो IRNSS है ना, ये किस तरह से बताए, ये प्रोवाइड करेगा लगभग 2 टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्या क्या? तो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज जो नॉर्मल हम लोग कॉमन इंसान जो हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी देगा, जो स्पेशली आप समझ लीजिए मिलिट्री के लिए हो, जो डिफेंस के लिए हो, जो इसरो खुद के लिए जो यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी होगा, और ये SPOS की तरह मतलब एक हमारे लिए भी कुछ होगा जो नॉर्मल पब्लिक भी इसे यूज कर पाएंगे। पर हाँ, जो भी होगा ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा GPS के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि ये खुद का हमारा है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हमें मिलेंगे जो GPS हमें नहीं देते हैं, पर GPS ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन है उनको देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेविक है इसमें टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि आपको जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो ये इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो 3 है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और 4 है आपको जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक है, 3 आपको जियो स्टेशनरी है, स्टेशनर है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको अभी अच्छे से जब डायग्राम दिखाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किस किस जगह में कैसे कैसे करके होंगे, ये मैं अभी आपको अच्छे से डायग्राम की मदद से बताऊंगा। फिलहाल एक और बात आपको बताऊंगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इच सैटेलाइट इज बीइंग ट्रैक्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशन। मतलब 14 ग्राउंड स्टेशन है ना, जो हमारे इंडिया में जो ग्राउंड स्टेशन है, वो 14 ग्राउंड स्टेशन पूरा का पूरा ये जो है जितने भी सैटेलाइट, एक एक सैटेलाइट को अच्छे से ट्रैक करता है। और अच्छे से ट्रैक किया मतलब अच्छे से उनका डेटा लेता है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि हाई चांस ऑफ मोस्ट ऑफ देम बीइंग विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट इन इंडिया। मतलब ऐसा है ना, इतने ये जो टोटल जितने भी सैटेलाइट्स है ना, वो ऐसा पाया गया है कि किसी भी एक भी कोना नहीं है इंडिया का कि वो उसको देख ना सके। आप किसी भी कोना में खड़े होंगे तो आपको एटलीस्ट एक सैटेलाइट जरूर आपके सामने रहेगा, जो कि आपको इस तरह का हेल्प करेगा, है ना। तो ये और भी ज्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है ना। तो इसके अलावा जो मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इसको डायग्राम जो से दिखाते हुए चाह रहा था, जो वो हो गया आपको ये रहा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें स्पेशली बोल रहा है कि जो आपको IRNS जैसा बोला कि 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। तो ये हो गया आपको 3 जियो स्टेशनरी, जो कि जितना ही स्पीड में अर्थ रोटेट हो रहा है ना, उतना ही स्पीड में उसी के रेस्पेक्ट में ये रोटेट भी होते रहेगा। मतलब मान लीजिए ये अर्थ है, तो अगर आपको यहाँ पे ये सैटेलाइट है ना, तो अगर अर्थ इस स्पीड में घूम रहा है इस साइड, तो ये भी सैटेलाइट इसी स्पीड में उसी साथ जहां जहां है वैसे वैसे घूमेगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इस जगह खड़ा है, तो सैटेलाइट आपको यहाँ पर अगर 12 बजे मिला है, दोपहर में आपके 12 बजे आपको ये सैटेलाइट यहाँ मिला है, तो अगले दिन दोपहर में आपको यहीं पर मिलेगा, वो मूव नहीं करेगा, वो हमारे साथ ही एकदम एग्जैक्टली घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सैटेलाइट है ना, ये ब्लू वाले आप देख रहे हैं, तो ये तीनों सैटेलाइट का काम है अर्थ के साथ ही मूव करना। ठीक है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी, क्योंकि ये स्टेशन है पूरा एक जगह में अर्थ के साथ, मतलब हमारे इंडिया के कंपेयर में। इसे देखिए, ये हो गया हमारा भारत, और हमारे साथ ही ये पूरा ट्रैक कैसे कर रहा है देख रहे हैं। इसके अलावा 4 आपको जियो सिंक्रोनस मिलेंगे। क्यों ये बनाया गया? क्योंकि देखा गया कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ये तो इक्वेटर पे है ना, ये जो है एकदम बीच में, तो यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा ये जो जियो स्टेशनरी है, मान लीजिए यहाँ पे अगर यदि कुछ नेविगेशन चाहिए इस पॉइंट में, तो क्या है, यहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। ठीक है, इस जगह में तो पहाड़ और बिल्डिंग्स है, तो क्या होगा, ये जो है ना पूरा एग्जैक्ट अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन इस जगह में नहीं कर पाएगा।
ठीक है। ऐसे के लिए आपको लिए चाहिए कि कुछ ये तो हुआ एक आपको हॉरिजेंटल फेज में ये चल रहा है जियो स्टेशनरी, आपको कुछ ये इस फेज में भी चाहिए। तो ये जो जियो सिंक्रोनस है ना, उसका काम देख लीजिए यही है। ये हो गया ब्लू वाला लाइन, हो गया जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस का काम है इस तरह का घूमते रहना, ठीक है। आपको इंडिया का ये कोना में घूम रहा है, एक इस कोना में घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, और ये घूम रहा है। ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते, ऐसा नहीं है कि एक जगह में घूमते, ये अर्थ के साथ भी मूव हो रहा है और इस तरह का फेज में भी घूम रहा है, ठीक है। तो ये कुछ खास बात है जियो सिंक्रोनस का, दोनों ही अर्थ के साथ मतलब हमारे साथ ही हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों नेसेसरी हुआ कि हमने अपना एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को बनाने का सोचा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो भी है ना, इससे रिलेटेड कल को जाके अगर यूनाइटेड स्टेट से हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ और जीपीएस वो देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम, हमारे लिए बहुत बड़ा दुविधा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज हमारा अब तो एकदम डिपेंडेंट है, चाहे वो कैब से रिलेटेड बोलिए या फूड से, मतलब बहुत सारे सर्विसेज अब जो हम लोग इतना डिजिटाइज हो गए हैं, तो हम लोग बहुत कुछ आपको इसी नेविगेशन में डिपेंड है। अभी तो फिलहाल हम जीपीएस में डिपेंड है, उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी हम आईआरएनएस से हर चीज में करना मतलब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमें जरूरत पड़ा कि इस तरह का चीज हमें चाहिए। ये और भी मतलब जैसे डिसास्टर से रिलेटेड भी सुविधा देगा, क्योंकि अगर कल को अगर कुछ डिसास्टर हो गया और यहाँ पे ऐसा हो गया कि सारा जो भी लैंड में जो भी सैटेलाइट्स है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, तो हम लोग अगर अपना कुछ है ना अपना सैटेलाइट, तो हम आसानी से जहां चाहे जिधर चाहे हम वहां पे लेके जा सकते हैं सैटेलाइट, और जितना अच्छा इमेज चाहे हम लोग वैसा इमेज हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए और भी ज्यादा ये फायदेमंद है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है आपको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 का हम अभी देखेंगे। तो ये क्या है, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो जर्मन वॉच है ना, इसके बारे में हमको याद रखना है कि ये जो क्लाइमेट रिस्क वाला इशू है, ये जर्मन वॉच के द्वारा लाया गया है, ठीक है। और वो जो इतना जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो रहा है ना, ये अचानक जर्मनी क्यों इतना बार बार हर चीज में आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक बिल भी हमने रिसेंटली पढ़ा था, उनके द्वारा एक आपको क्लाइमेट रिलेटेड बिल भी पास किया गया उनके पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये सबसे रिलेटेड जर्मनी अभी बहुत अच्छे अच्छे फेज में अच्छी अच्छी चीज लेके आ रहे हैं। तो उनके द्वारा ही ये जर्मन वॉच वहाँ का एक बॉडी है, जो कि एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, ठीक है। जैसे थिंक टैंक हमारे कंट्री का कौन हो गया, नीति आयोग, उसी तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल से रिलेटेड ये एक थिंक टैंक है, जो कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो मेनली है ये जर्मन वर्ड, ये कहाँ पे, बोन, जो कि आपको जर्मनी में है, वहाँ पे ये स्थापित है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। और ये क्या, मेनली सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए ध्यान देते हुए अपना सारा चीज करते हैं, और वही सब चीज को देखते हैं जो भी कंट्रीज जिस तरह का अपना स्टेप्स ले रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्होंने जो रैंकिंग दिया है ना इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या रोल दिया है, तो इंडिया को ये बहुत अच्छा दिया है कि 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री का बात बताया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये मतलब 5वें ऐसा है जो वल्नरेबल है हम लोग पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। 2020 में ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया का रैंक ना और भी ज्यादा वर्ष हो गया 2017 के कंपेयर में, क्योंकि उस वक्त 14 था, इस बार 5वां रैंक आ गए हैं 2018 में। तो इसलिए और ज्यादा हमारे लिए सोचने के लिए बात है, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि इंडिया हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटी, मतलब सबसे ज्यादा ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैटेलिटीज है ना, जो कि मरने में या जो कि जख्मी होने में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड वो है, वो इंडिया ने ही रिकॉर्ड किया है। इतना ज्यादा हाईएस्ट, सबसे बहुत ज्यादा इसे मान हानि का नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जो हाईएस्ट रैंक है किस चीज में, सेवरल रेनफॉल से रिलेटेड, बहुत ज्यादा फ्लडिंग से रिलेटेड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड। तो ये सब सारे भी बहुत सारे हैं जो कि हजारों पीपल को ये जिनकी वजह से, इस सब की वजह से मरे भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्लोबल सिनेरियो बताएं, तो इस इंडेक्स के तहत बोला जा रहा है कि जापान है जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट कंट्री है 2018 का, क्योंकि इतने सारे वहां पे सुनामी हो या अर्थक्वेक हो, इतने बार आते हैं, तो जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा वहां पे इशू रहते हैं। तो जर्मनी और कनाडा जो है, जिसको बोला जा रहा है कि वो दोनों के दोनों है ना, बोथ ऑल्सो इन द बॉटम 10 है, जो कि मोस्ट अफेक्टेड है, ठीक है। 10 जो टॉप 10 है उसमें जर्मनी और कनाडा का भी नाम है, जो कि मोस्ट अफेक्टेड वाले में, ऊपर वो सबसे नीचे है 9th और 10th वाले में रैंक में है वो। ये जो टोटल टॉप 10 में है, जिसमें 5वें नंबर पे हमारा ही नाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके अलावा और क्या हमें करना है। तो अगला टॉपिक हो गया हमारा पंजाब टू क्रिएट लैंड बैंक्स इन रूरल एरिया। ये टॉपिक को हम थोड़ा अब देखते हैं क्या है ये। तो लैंड बैंक से रिलेटेड अब हमें जानना है कि इसे ये पंजाब से रिलेटेड है, और ऊपर से ये लैंड बैंक से रिलेटेड है। लैंड एक तो हो गया आपको स्टेट का सब्जेक्ट, उसके ऊपर से पंजाब का है, तो हम ये स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है।
तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में क्या किया पंजाब ने, ये लैंड बैंक इन रूरल एरियाज में ये क्रिएट करने का सोचा ताकि बूस्ट किया जा सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, कहाँ, रूरल एरिया में, ठीक है, बूस्ट किया जा सके। और ये पंजाब के जो कैबिनेट है ना, इसे अप्रूवल भी कर दिया और इसके लॉ, इसे लॉ बनाने के लिए ये पूरी पूरी तरह से अमेंड करते हुए पास भी करा दिया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ कॉमन विलेज लैंड इन रूरल एरिया टू द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब जो भी विलेज एरिया है ना, उसका जो नॉट यूज लैंड है ना, जो ज्यादा यूज नहीं किया गया, वो कॉमन एरिया है, उसको वो सोच रहे कि उस वो सारे एरिया को ना इंडस्ट्रियल मतलब एरिया बना देंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों के लिए भी डेवलपमेंट का काम करेगा और स्टेट के लिए तो है ही, ठीक है। तो क्या क्या इंप्लीकेशन इस अमेंडमेंट में हो रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा ग्राम पंचायत जो भी होंगे ना, जिस ग्राम में, जिस विलेज में इस तरह का आपको एरिया मिलेगा, तो उनको प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस के लिए। उसके अलावा उनको बोला जाएगा कि अनलॉक करिए जितने भी ये शामलात है ना, जो कि विलेज, शामलात मतलब हो गया विलेज के कॉमन लैंड, ठीक है, जो कि अनयूज्ड है, तो वो सारे जो शामलात हैं उनको वो इस तरह का आपको इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करने के लिए वो पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। ये जो नया रूल है ये क्या करेगा, जितने भी शामलात है उनको वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको कन्वर्ट करेंगे। और जो ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा वो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, PSIEC, इनके द्वारा ही ये हैंडल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेनली पंचायत का जैसे यहाँ पे बताया, तो इसके ऊपर खास तौर पे उनको ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि कैसे ड्यूज वगैरह सब कुछ क्लियर किया जाए, डिसीजन कैसे जाए। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है ना, उनका यहाँ पे पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होगा डेवलपमेंट के मतलब रास्ते में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। इसके अलावा जो शामलत लैंड है ये स्पेशली जैसा मैंने बोला कि एक वो लैंड है जहाँ पे वो कोई तरह का हैबिटेशन नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, और उनको एज अ कंसिडर किया गया है कि कॉमन यूज के तौर पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्ले ग्राउंड एरिया है, वहां पे कर दिया गया, वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं, कुछ बंजर भरा हुआ था, तो उसको एक तरह से कुछ ना कुछ कॉमन पर्पज से यूज किया करते थे अक्सर जो वहाँ के ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो वैसे चीज को अब क्या कर रहे हैं, ये लोग कन्वर्ट करेंगे इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली क्या गांव वालों के लिए ही अच्छे होगा, और गांव वालों के लिए अगर अच्छा होगा तो स्टेट के लिए तो है ही, ठीक है। तो ये सब के बहुत ही अच्छा बात है। चलिए देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। अगला टॉपिक हुआ एडेप्शन फंड। तो एडेप्शन फंड को हम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है, जो इससे रिलेटेड जो बॉडी आ रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना, ठीक है। ये जो लेटेस्ट डेटा जो कि शो कर रहा है 2010 का, मैंने 2010 से लेके अभी तक का जो डेटा देख आया गया है ये एडेप्शन फंड का, वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट किए हैं लगभग $532 मिलियन, जो कि 80 कॉन्क्रीट एडेप्शन प्रोजेक्ट्स में दिए हैं, जो कि मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज है ना, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके लिए ये किए हैं, जो कि सर्व किए हैं लगभग 5.8 मिलियन डायरेक्ट बेनिफिशियरीज, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो सोचिए 5.8 मिलियन लोगों को ये मदद किए हैं ये फंड के तहत, ठीक है। जो भी वल्नरेबल एरिया है ना, वल्नरेबल कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सब एरिया में ये एडेप्शन फंड क्या करते हैं, फंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो बनाया गया था ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया था। क्योटो कहाँ पे, जापान का एक जगह है, तो उसके तहत ये बनाया गया था, वो भी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और जिसका मेनली प्रोग्राम, मेनली इसका एम है कि कैसे ये वल्नरेबल कम्युनिटीज को हेल्प किया जा सके, जो कि हमने जो कि कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा, ठीक है। इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो कैसे करके मतलब कंट्री का नीड और कंट्री का व्यूज और प्रायोरिटीज देखते हुए ये इनिशिएटिव लेता है और उसी हिसाब से फंडिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा जो मेन इसका फाइनेंस, कहाँ से इसका फंड आता है, तो ये है जो कुछ गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करते हैं, कुछ प्राइवेट डोनर्स भी इसको फाइनेंस करते हैं। इसके साथ ही 2% ऑफ शेयर जो कि आपको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है, जो कि आपको प्लूटो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो बनाया गया था बॉडी, उसके अंदर से जो 2% का शेयर है ना, वो भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हुआ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कहाँ से इसको मनी आता है, तब तो जाके अगर इनके पास पैसा आएगा तब तो वो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको मदद कर सकेंगे। इसके अलावा जो इसका मेन गवर्नेंस किया जाएगा, इसको ये किया जा रहा है कि सुपरवाइज किया जाएगा मैनेजमेंट बाय एडेप्शन फंड बोर्ड। एक बोर्ड बनाया गया है ये एडेप्शन बोर्ड फंड से रिलेटेड, वही इसको सुपरवाइज और मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो AFB है ना, ये कंपोज लगभग करते हैं 16 मेंबर इसमें, और 16 अल्टरनेटिव जो कि लगभग मतलब मीट करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार इनको मीट करना ही पड़ेगा, इनके जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं,
ठीक है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक जो है ना वो एज अ ट्रस्टी इस फंड के हैं, जो कि इंटरिम बेसिस मतलब कोई परमानेंट नहीं है, बट हाँ एज अ ट्रस्टी इस अडॉप्शन फंड से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड बैंक का भी इससे हल्का फुल्का आप कह सकते हैं जुड़े हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको बोल दें कि क्या वर्ल्ड बैंक जुड़ा हुआ है या ऐसा कुछ भी, तो आपको रखना है कि हाँ ये वर्ल्ड बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से पहले हम लोग इसको इंपॉर्टेंट बॉडीज इसका आगे जानेंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी का फेवरेट कीवर्ड रहता है ना, ये बॉडीज ही रहता है। ठीक है। तो इसका लेटेस्ट एडिशन जो दिया गया है वो दिया गया है आपको आपको जो हाल ही में जो क्लाइमेट समिट हुआ था मैड्रिड में, वहां पे हुआ था। और जो इंपॉर्टेंट बॉडीज जैसे मैंने बोला, ये फिर से हम पढ़ेंगे जर्मन वॉच ईवी। ठीक है। ये जर्मन वॉच के द्वारा ये लाया गया है, जो कि डिजाइन क्या है उसका फुल फॉर्म हो गया जर्मन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच। ठीक है। अभी पहले भी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था जर्मन वॉच से रिलेटेड, तो ये फिर से एक आ गया आपको जर्मन वॉच के बारे में। ठीक है। ये जो डिजाइन किया गया और जो पब्लिश किया गया था ना, वो कॉपरेट करके किया बनाया गया था, जो कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द बैर्थेल फाउंडेशन। तो ये जो कुछ कुछ बॉडीज है ना, ये सब आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये आपको ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बोल दे या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यूएनईपी से रिलेटेड ऐसा कुछ दे दे, तो उस जगह में आप गलत कर जाएंगे। क्योंकि बेसिक ये सब ऐसे क्वेश्चन में ना वही सारे बॉडी देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है। ये सब अनकॉमन बॉडी का बारे में अगर आप याद रख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन में आसानी से आप 2 मार्क्स इजीली लेके चले जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है। इसका जो फर्स्ट टाइम जो इसे पब्लिश किया गया था ये 2005 में किया गया था, जो कि एक अपडेटेड वर्जन था, जो कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि एनुअली निकाला जाता था उसका ये एक अपडेटेड वर्जन था। ठीक है। और 2017 में ये जो अंडरलाइंग मेथोडोलॉजी ऑफ द सीसीपीआई है ना वो रिवाइज किया गया। ठीक है। 2017 में वापस से रिवाइज किया गया, किसके बेसिस पे, जो पेरिस एग्रीमेंट लिया गया था 2015 में ना, उसके बेसिस पे ये 2017 का रिवीजन किया गया था। ठीक है। इंडिया जो इसमें है, इसमें रैंक 9 में है, वहां पे क्या रैंक 5 में थे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में, यहाँ पे रैंक 9 है, जो कि टॉप 10 कंट्रीज में 9 में है। मानिए क्या बात है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो यहाँ पे चलिए ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बट वहां पे क्या था, हमारा जो बुरा हाल था, किस तरह का हम इन्फ्लुएंस हो गए, उससे रिलेटेड था। ठीक है। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि डिस्पाइट हाई रेटिंग्स ऑफ द फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स क्लाइमेट पॉलिसी, द गवर्नमेंट इज येट टू ड्रॉ अप ए रोड मैप टू रिड्यूस सब्सिडीज ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है। ये फेज्ड मैनर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फेज्ड मैनर में यहाँ पे काम किया गया था। ठीक है। जो कि इंडिया का इस तरह से जो किया गया है, तो हाई रेटिंग इसलिए परफॉर्मेंस मिला गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी मतलब इतना सारा चीज इनिशिएटिव लिया है, फिर भी अभी फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड ना हम लोग धीरे धीरे फेज मैनर में जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो मेन बात हो रहा है इस आपको इंडेक्स से रिलेटेड, ये जो आपको इनिशिएटिव परफॉर्मेंस का बताया है, तो इसमें ये भी एक चीज ध्यान देना होगा कि दूसरे कौन से कंट्री हैं जो कि इसमें ज्यादा और अच्छा किए हैं। तो वो कौन है, देखिए यूएसए, जो कि फर्स्ट टाइम है कि वो रिप्लेस किए सऊदी अरेबिया को। ये आप क्या सोच रही है, यूएसए हम जैसा हमेशा अच्छा चीज रहता है फर्स्ट में, तो ये नहीं, ये यूएसए सबसे लास्ट में है परफॉर्मेंस के मामले में आपको क्लाइमेट से रिलेटेड। 61 कंट्री उनको बनाया गया है, जो कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया, सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया अब उनसे पहले आ गए हैं, 60 रैंक पे आ गए हैं। ठीक है। तो सऊदी अरेबिया उसके बाद आते हैं यूएसए, जो क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहा है ना, तो उनको मदद करने में यूएसए इतना पीछे है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे अच्छे रैंक में है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो कोई भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक इस जो इंडेक्स है इसमें कोई भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि उस तरह का जो पॉइंट्स जो इन्होंने रखा ना क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में कोई आ ही नहीं पाए। जो फोर्थ रैंक मिला है ना, आप समझ लीजिए वही हो गया अभी के इस ऑल इन वन। अगर ये देखेंगे तो फोर्थ रैंक दिया गया है स्वीडन को। ठीक है। स्वीडन को मिला फोर्थ रैंक। उसके अलावा डेनमार्क भी है, वो भी अच्छा रैंक मिला हुआ है। यूरोपियन यूनियन में जो सबसे अच्छा रैंक मिला है वो है पोलैंड को मिला है, और बुल्गारिया जो है उसको सबसे कम मिला है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का बात है, जिसमें चाइना हम और देखा जाए तो चाइना लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर है, जो कि वंस अगेन स्लाइटली इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ टू 30th प्लेस। ठीक है। जो कि 30th प्लेस में चाइना का है, हमारा काफी अच्छा रैंक है, तो यहाँ हम लोग बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। और अगर आप मैप देखोगे ना इस परफॉर्मेंस इंडेक्स का, तो हमारा आप देखोगे मैप हमारा पूरा ग्रीन कलर का दिखाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस काफी वर्ल्ड के कंपेयर में काफी अच्छा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स तो के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कुछ भी नहीं है। हो सकता है स्वीडन आपको दे दे कि फर्स्ट रैंक है, तो ये सब चीज अगर दे दे तो गलत बात है। स्वीडन को फोर्थ रैंक मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में तो कोई है ही नहीं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपको नेशनल कंपनी लॉ
एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। नेशनल कंपनी जो आपको ये एनसीएलएटी है, इसे हम स्टेट एंड न्यूज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, ना कि आपको एक्ट या आर्टिकल्स वाले में। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये तमिलनाडु इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि हाल ही में जो एनसीएलएटी है ना, इसका गठन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका एक बेंच का, कहाँ पे? चेन्नई में। तो इसलिए चेन्नई से रिलेटेड तो हो सकता है आपको बेंगलुरु दे दे, या आपको मुंबई दे दे, या कुछ और बॉडी दे दे, जगह दे दे। तो इसलिए ये यहाँ का कीवर्ड है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बोला है कि इस वाले सेक्शन में हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये जो एनसीएलएटी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 410 के तहत कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। और जो इसका मेन कंपोजिशन है, ये कौन कौन है इसमें? तो प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल जो होंगे इसके, वो हो गए आपको चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो किस अपॉइंट किसके किए जाएंगे, किसके द्वारा? आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रेसिडेंट होंगे और उसके जो चेयरपर्सन होंगे और जुडिशियल मेंबर्स होंगे ना इस एनसीएलएटी की, वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही, मतलब कंसल्ट के मैंने उनके द्वारा ही कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो अदर मेंबर होते हैं ना, और या अदर टेक्निकल मेंबर्स हैं, वो सब सारे कौन है? अपीलेट ट्राइब्यूनल जो भी है वो अपॉइंट किए जाते हैं सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। जो कि कौन कौन कमिटी होते हैं? तो ये 5 मेंबर होते हैं इस कमिटी के, ठीक है। जिसमें आपको हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि नॉमिनी होंगे चेयरपर्सन से रिलेटेड। सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो कि एज अ मेंबर होंगे, ठीक है। उसके अलावा सेक्रेटरी जो भी होंगे ना, और सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी एज अ मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सीजीआई वो चेयरपर्सन को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बाकी सबको आप देख रहे हैं, ये मेंबर्स को ही सेलेक्ट करेंगे। ये सारे के सारे सेक्रेटरी हैं। कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा ना दे दे कि लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्टर है यहाँ पे, या आपको डिफेंस मिनिस्टर भी है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे आपको सेक्रेटरीज मिल रहे हैं या जजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है, तो उसी से रिलेटेड हो, तो आपको कोई मिनिस्टर का यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे इसी सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटर से रिलेटेड जो भी आपको ओथ हो रहा है, ओथ से रिलेटेड जो बात हो रहा है ना, जब कोई सीएम या पीएम या कोई भी पोस्ट के लिए जाते हैं तो ओथ लेते हैं। तो ओथ से रिलेटेड यहाँ पे अब एक बात आ रहा है, तो क्या है ये? तो इसे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो एक ये न्यूज में इसलिए बन गया था, क्योंकि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है ना, देवेंद्र फडणवीस, वो तो अभी इस बार रहे नहीं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अब हट चुकी है। अब वहाँ पे एक आपको कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। तो उससे रिलेटेड जो जो राज ठाकरे जी ने वहाँ के सीएम का पद शपथ ग्रहण किया, उनसे रिलेटेड उन्होंने इशू स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ है ना, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया है। जो कि फॉर्मेट दिया गया है ना आपको शेड्यूल में, वो उसके हिसाब से वो नहीं किया है। तो इसलिए वो यहाँ पे वो इसको आवाज उठा रहे हैं, जो वहाँ के एक्स सीएम थे महाराष्ट्र की, ठीक है। क्या है इसके रिलेटेड? हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेंगे, जिसके जिसके लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखा है। तो आर्टिकल 164 जो कि क्लॉज 3 है, वो बोलता है कि बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जो भी कोई भी मिनिस्टर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो ओथ लेने से पहले, मतलब ऑफिस में अपना पोजीशन लेने से पहले उनको ओथ लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कौन कौन उन्हें ओथ दिलाएंगे? तो गवर्नर उनको ओथ दिलवाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। टोटल हमारे कितना शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है। तो जिसमें जो 3rd शेड्यूल है ना, उसमें ये ओथ से रिलेटेड दिया हुआ है। तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओथ दिलाए। और ये जो ओथ दिलाने का प्रोसीड्यूर है ना, गवर्नर जैसे जैसे बात बोलेंगे वैसे ही आप जो भी होंगे, जो भी जिनको ओथ दिला रहे हैं, उनको उस तरह का मतलब प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, जो भी है रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? उस तरह का कुछ अल्टर हो गया, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे इशू उन्होंने उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या अल्टर किया जा सकता है? तो आर्टिकल 164 बोलता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा होगा ना ओथ लेने से रिलेटेड, वो एक तरह से पूरा का पूरा उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। वो एक तरह से सीक्रेट है, मतलब एक सीक्रेट बुक में जैसे होता है ना गीता या कोई कुरान या बाइबल, उस तरह का एक तरह से बुक हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो उसको आपको एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा जो भी बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन कुछ इस तरह का टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ अलग कर दिया, तो उनका मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो कि ओथ दिला रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उनको सुधरवाएं। मान लीजिए अगर वो ए बोलना था वो बी बोल दिए, तो गवर्नर का काम होगा बोलना कि आप वापस से बोलिए और ए बोलिए। तो ये काम है, मतलब ये बात है, ठीक है। तो इसलिए एज अ रोल ऑफ द गवर्नर देखा जा रहा है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है, जैसा कि एक सीएम जो फडणवीस जी ने इशू किया, ये गवर्नर उसको वापस से ठीक करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बस हल्का फुल्का था, थोड़ा आर्टिकल्स इसके बारे में जान लिए, क्योंकि कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, वो अगर पूछ दिया तो आप यहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बताया, ठीक है। तो अगला टॉपिक है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इको क्लब। तो इको क्लब से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, तो इसे हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में लिखेंगे, क्योंकि ये इको क्लब से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक लॉन्च किया, क्या? एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग।
EEAT। तो EEAT का जो लॉन्च किया, इसमें बोल रहे हैं कि नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, जो कि पॉपुलरली नोन एज ए प्रोग्राम ऑफ इको क्लब्स, उन मतलब इसी को ये लॉन्च किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसका जो मेन मेथडोलॉजी इन्होंने इस चीज में रखा है वो है कि ऑपरेट किया जाएगा इको क्लब्स का लगभग 50 से 60 स्टूडेंट का ग्रुप बना के। हमने हाल ही में भी 50 से ये इको क्लब से रिलेटेड डिस्कस किया था, तो फिर से देखिए यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है कि और वो जो 50 से 60 स्टूडेंट होंगे ना, वो सारे के सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो स्कूल के जो भी है ना स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो कि आपस में एक अपना ग्रुप बना सकें। ठीक है, और जो उनको जो सुपरवाइज करेंगे वो वहाँ के लिए कोई भी एक टीचर इंचार्ज होंगे, जिसको मतलब आपको मतलब जिसका आपको टीच करना, जिसको मतलब जो भी टीचर इंचार्ज बनेंगे उनको कैसे करके ट्रेन दिया जाएगा, वो वहाँ के जो होंगे ना डिस्ट्रिक्ट के जो मॉनिटरिंग कमेटी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो भी टीचर बन रहे हैं उन सारे टीचर्स को कैसे करके ट्रेन करें, ताकि टीचर जाके वो सारे जो भी स्टूडेंट्स के ग्रुप है उनको वो अच्छे से दे सके। क्योंकि स्टूडेंट्स तक अगर पहुंचना बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ हो जाएंगे। आप अगर सारे टीचर्स को गाइड करें तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, क्योंकि टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो करेंगे, फिर ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है ना डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, उसको स्टेट के स्टीयरिंग कमेटी गाइड करेंगे, फिर स्टेट के जो स्टीयरिंग कमेटी जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, स्टेट नोडल एजेंसी। फिर स्टेट नोडल एजेंसी है वो सारे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को करेंगे, जितने भी स्टेट के नोडल एजेंसी है। तो एक तरह से आपको फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं ये इस तरह का इको क्लब को कैसे कैसे करके और उभारा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको यहाँ से आपको थोड़े छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, ज़्यादा इसमें डीप एनालिसिस करने की जरूरत है नहीं। तो यह है क्या, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये एनसीएससी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और साइंस कांग्रेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, एनसीएससी के बारे में, इसका लेटेस्ट एडिशन जो कि तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है, वहाँ पे ये अभी लॉन्च किया गया, मतलब इसका एडिशन अभी फिलहाल हुआ 2019 में, जिसमें थीम रखा गया था साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा थीम भी रखा गया है। ये जो ये साइंस कांग्रेस है ना, ये नेशन वाइड कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया था 1993 में। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये किया जाता है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के द्वारा ये करवाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेशन रहता है वो 10 से 17 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी वो होने, या तो वो स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हैं या किसी भी तरह का आउट ऑफ स्कूल भी हो ना, तो भी वो चलेगा। बट उस तरह का मतलब एग्जिबिट देयर क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस कैसे निकाला जा सके इस साइंस के फील्ड में, तो इसका बेसिक फंडा यही है। तो इसीलिए ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड, एज वेल एज फ्रॉम आउट ऑफ स्कूल भी है। ध्यान दीजिएगा ये क्या बोला जा रहा है, तो ये सब चीज यहाँ का कीवर्ड बन जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज डेडिकेटेड टू स्टैब्लिश अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाने की मतलब अनाउंस किया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रमोट करेगा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग, मतलब सस्टेनेबली कैसे कोल माइनिंग किया जा सके, उससे रिलेटेड ये चीज लाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसके द्वारा कुछ ऐसा कर सके कि सस्टेनेबल मतलब एनवायरमेंट को हम ध्यान देते हुए अपना माइनिंग इशू कर सके। ठीक है, इसका जो मेन रोल और मेन इसका फंक्शन होगा, स्पेशली एडवाइस करना, मेंटर करना, किस तरह से मॉनिटर और मिटिगेशन और इश्यू जो भी है ना उसमें कैसे करके ध्यान देना। ठीक है, और इस एक्ट के तहत में जो नोडल पॉइंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेवल के होंगे, वो होंगे कि जैसे फॉर्मुलेट और फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, जो एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर जो भी लिया जा रहा है वो माइन क्लोजर फंड से किया जाएगा। ठीक है, ये जो माइन क्लोजर फंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ही बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह का जो इश्यूज हो ना, जो भी उनके वहाँ के जो एम्प्लॉय है, जो भी वहाँ के जो लेबर है, जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, तो ये माइन क्लोजर फंड ही वहाँ पे मदद भी करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, ये तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक से रिलेटेड है, तो हम तेलंगाना के बारे में ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आज क्या पढ़ने को मिल रहा है। ये जो TIHCL है ना, इज रेडी टू एक्सटेंड सर्विसेज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तेलंगाना। ठीक है, रेडी है तेलंगाना और उससे ज्यादा बियॉन्ड सर्विसेज को लाने में। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि सिंस इट्स इंसेप्शन अबाउट 1.5 ईयर अगो एज अ फिनटेक नॉन बैंकिंग, मतलब फिनटेक NBFC के तौर पे ये आया था। ये जो TIHCL है ना, ये फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे ये आया था, और अभी इतना ज्यादा अच्छा करने लगा है कि तेलंगाना इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करने, इसका सर्विसेज को एक्सटेंड करने में अभी राजी है। ठीक है,
और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि कुछ और भी कंडीशन इसके तहत लिया गया है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मतलब रेडी होते हैं कि सारे जो भी इसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि कैसे करके एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और कंसल्टिंग एक्सपेंसेस इसका उठाया जाए, कैसे क्या किया जाएगा। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न होंगे इसके और सारे जो भी केयर से रिलेटेड ध्यान देने में, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो TIHCL है, ये एक मतलब NBFC है, जैसा मैंने बोला, ठीक है, को फाइनेंसिंग NBFC है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे करके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके MSME यूनिट्स को। तो इसीलिए ये एज आए थे क्या, फिनटेक नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पे। अब ये ऐसा हो गया, इतना अच्छा चलने लगा, इसका 100 करोड़ कॉर्पस फंड हो चुका है कि इनके सर्विसेज को अब एक्सटेंड करने की बात चल रही है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका हाल ही में 6th वर्ल्ड कांग्रेस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6th हुआ है वर्ल्ड लेवल का कांग्रेस और वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ है, और ऊपर से ये रूरल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो होस्ट किया गया ना, जब न्यू दिल्ली में हो रहा था, तो को होस्टेड किया गया 2 जन के साथ। कौन कौन है, नाबार्ड जो कि हमारा एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोन और जो फाइनेंस सेक्टर होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो उसमें पार्टिसिपेट हो, वही होते हैं, रोल निभाते हैं, जैसे RBI हो है। उसके अलावा ये जो एशिया साथ नाबार्ड के जो साथ दे रहे हैं वो है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, तो APRACA, इनके द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा एक और है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये भी सपोर्ट करे क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको अच्छा से पता हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगला टॉपिक है गोल्डन लीफ अवार्ड। ये गोल्डन लीफ अवार्ड जो है ना, ये है आपको टोबैको बोर्ड, जो कि हमारे इंडिया के जो टोबैको बोर्ड है ना, उन्होंने ये गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 का रिसीव किया, तो इसलिए ज्यादा ये न्यूज में, ये टोबैको बोर्ड ने जो ये गोल्डन लीफ अवार्ड है, ये है क्या आखिर। तो इसमें कैटेगरी किस कैटेगरी में मिला है पहले ये जान लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्प्रेसिव पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव के कैटेगरी में मिला है ये। इसके अलावा जो अवार्ड है ये गिवन किसके लिए, इसको रिकॉग्निशन मिला है बोर्ड एफर्ट टू इनिशिएट वेरियस सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इन फ्लू क्योर्ड वर्जिना टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया। फ्लू क्योर्ड मतलब क्या हुआ कि ये जो भी एक वर्जीनिया एक टोबैको हुआ, एक मतलब एक तरह का आपको कैटेगरी है, एक टाइप ऑफ टोबैको है जिसको क्या फ्लू क्योर्ड किया जा रहा है, मतलब एक तरह से ड्राई किया जाएगा और उनको ना एक अलग तरीके से है कि अच्छी तरीके से जो भी उसमें कुछ मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होने वाले हैं ना उस टोबैको से रिलेटेड। वैसे तो टोबैको तो है ही हार्मफुल, उससे तो कुछ ना कुछ आपको एक बहुत बड़ा कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है, बट उससे रिलेटेड भी कुछ और भी ज्यादा फिल्टर के तौर पे किया जा रहा है इस तौर पे। तो ये सब चीज जो इनिशिएटिव लिया गया ना कि और टोबैको को कैसे करके कम रिड्यूस किया जा सके जिससे ज्यादा इफेक्ट ना हो, तो ये सब इनिशिएटिव की वजह से गोल्डन लीफ अवार्ड हमारे जो टोबैको बोर्ड है इसको ये मिला है, ठीक है। इसके अलावा ये जो गोल्डन लीफ अवार्ड है ये मतलब इसलिए बनाया गया था कि कैसे करके प्रोफेशनल एक्सेलेंस या डेडिकेशन जो भी टोबैको इंडस्ट्री जो भी है कंपनी है ना उनको दिया जा सके, ठीक है। और ये किसके द्वारा, टोबैको रिपोर्टर जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन इन द ईयर 2006 है, ये इसके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है पीलोसॉर। ये पीलोसॉर है क्या, तो पीलोसॉर जो हाल ही में पाया गया कि लार्जेस्ट एक्वाटिक कार्निवोरस रेप्टाइल है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा देखा गया है। आप अगर जुरासिक पार्क रिसेंटली अगर रिसेंट का कोई मूवी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कैसे करके कोई अचानक एक बहुत बड़ा शार्क बोल रहा हूँ, वेल की तरह एक मछली निकलते हैं और खा के अंदर वापस मतलब वापस छलांग लगा लेती है। तो ये लगभग उसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा आपको पीलासौर, ठीक है। ये पीलासौर जो पाया गया है कि लार्जेस्ट एक्वाटिक कार्निवोरस रेप्टाइल जो कि अभी तक का सबसे बड़ा वो जीवित हमारे यहाँ पे मतलब हमारे अर्थ में रहे होंगे, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। साइंटिफिकली इसको जो बोला गया है वो क्या बोला जा रहा है, पीलासौरा आइडिया। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको ये साइंटिफिक वर्ड याद रखना, बट पीलासौर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक ये लार्जेस्ट एक्वाटिक कार्निवोरस है क्योंकि यही तरह कुछ बेसिक दे देगा, ये वर्ड आपको दे देगा, उसके बाद 4 डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आपको स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। और ये जो है ना ये किस जगह में इसका कुछ मतलब इसका बोन्स जो इसका शेल है वो कहाँ पे पाया गया, तो किर्गनो वाइज जो है ये क्रिजिनो वाइज, मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप गूगल कर ले एक बार। तो ये जो जगह है जो कि आपको पोलैंड में मिलेगा, वहाँ के एक विलेज का नाम है ये, ठीक है। तो वहाँ पे इनका ये जो आपको रेप्टाइल है इसका हड्डी वहाँ पे मिला है जो कि कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। अगला टॉपिक है जो कि आज का आखिरी टॉपिक है वो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF। तो ये IISF जो है ना ये हाल ही में क्या हुआ, कोलकाता में हुआ। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, हमने हाल ही में अभी एक और साइंस फेस्टिवल देखा था, तो ये भी एक साइंस फेस्टिवल है जो कि जिसका कोलकाता में हुआ था, और वो कहाँ पे हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ठीक है।
तो ये इसका 5वां एडिशन था इस बार, ठीक है। और ये एक एनुअल इवेंट है जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि रिलेटेड किससे रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विजन भारती जो कि है ना, इन दोनों बॉडी के द्वारा ये जॉइंटली ये हर साल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस बार कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी तरह का डाउट है या कुछ किसी जगह में आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द उससे रिलेटेड भी आपको सुधार लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।